मगध की सीमाओं से सटा एक वैभवशाली राज्य, जहां की मिट्टी में वीरता और हवाओं में राजनीति घुली थी। राजा बीरेंद्र एक न्यायप्रिय शासक थे, चारों दिशाओं में फैला था। लेकिन महल की दीवारों के पीछे अंधेरे गलियारों में कुछ ऐसी योजनाएं बन रही थी जिनसे राजा पूरी तरह अनजान थे। महल के एक सुदूर कक्ष में मंत्री देवदत्त अपनी बेटी देवना के साथ खड़ा था। देवदत्त की आंखों में वो चमक थी जो केवल सत्ता के भूखे लोगों में होती है। पिताजी, आप बस देखते रहिए, शौर्य मेरा होगा और ये राज्य आपका। धीरज रख देवना, राजकुमार शौर्य कोई साधारण युवक नहीं है। वो चतुर है, निडर है। उसे केवल अपनी सुंदरता से नहीं बल्कि अपनी बातों से जीतना होगा। अगर वो तुमसे विवाह कर लेता है तो बीरेंद्र के बाद इस सिंहासन का असली वारिस मैं होऊंगा, क्योंकि शौर्य तो बस एक मुखौटा बनकर रह जाएगा। देवना मुड़ी और अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर बोली, शौर्य की दयालुता ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं जानती हूँ उसे कैसे पिघलाना है। बस आप महाराज को मना लीजिए। सुबह की पहली किरण के साथ राजा बीरेंद्र शाही बाग में टहल रहे थे। फूलों की खुशबू और पक्षियों के चहचहाने की आवाजों के बीच देवदत्त दबे पांव राजा के पास पहुंचा। प्रणाम महाराज, आज का सूर्य आपके मुख पर एक विशेष तेज लेकर आया है। देवदत्त, तुम्हारी चापलूसी कभी खत्म नहीं होती। कहो, इतनी सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? कोई विशेष राजकीय कार्य है? नहीं महाराज, आज बात राजनीति की नहीं, परिवार की है। मैंने देखा है कि राजकुमार शौर्य अब बड़े हो गए हैं। उनकी वीरता के चर्चे दूर दराज तक हैं। ऐसे में मुझे अपने घर की चिंता सताने लगी है। राजा रुक गए और उसकी ओर देखा। साफ साफ कहो देवदत्त, तुम्हारे मन में क्या है? महाराज, मेरी पुत्री देवना, वो बचपन से ही शौर्य की वीरता की प्रशंसक रही है। यदि आप उचित समझें तो क्या हम इस मित्रता को रिश्तेदारी में बदल सकते हैं? मैं चाहता हूं कि देवना राजकुमार की अर्धांगिनी बने। राजा बीरेंद्र कुछ पल के लिए शांत हो गए। उन्होंने देवना को बचपन से देखा था। वो सुंदर थी और शिष्ट भी, कम से कम राजा की नजर में। देवदत्त, शौर्य मेरा इकलौता पुत्र है और इस राज्य का भविष्य। यदि वो इस विवाह से प्रसन्न है तो मुझे इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है। जैसे ही राजा वहां से गए, देवदत्त के चेहरे से विनम्रता का मुखौटा उतर गया। उसने पास ही झाड़ियों के पीछे छिपी देवना को इशारा किया। देवना बाहर आई। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। सुना तुमने देवना, जाल बिछ चुका है। मैंने सुना पिताजी। अब शौर्य को ये एहसास दिलाना मेरा काम है कि मैं ही उसके जीवन का सबसे बड़ा सच हूँ। एक बार शादी हो जाए फिर महाराज को रास्ते से हटाना मुश्किल नहीं होगा। तभी दूर से राजकुमार शौर्य को अपने घोड़े पर आते देखा गया। वह निडर और तेजस्वी दिख रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस महल को वह अपना सुरक्षित घर समझता है, वहीं उसकी बर्बादी की पटकथा लिखी जा चुकी है। तैयार हो जाओ शौर्य, तुम बहुत जल्द एक ऐसे पिंजरे में होगे जिसकी चाबी मेरे पास होगी। महल की साजिशों से दूर राज्य की सीमा पर स्थित एक छोटा सा गांव शांतिपुर अपनी सादगी के लिए जाना जाता था। इसी गांव में सुमन रहती थी, मिट्टी जैसी सोंधी खुशबू और ओस जैसी पवित्रता वाली लड़की।
दोपहर की चिलचिलाती धूप में राजकुमार शौर्य अपने घोड़े पर सवार शिकार के लिए निकले थे। कंठ प्यास से सूख रहा था। तभी दूर उन्हें कल कल बहती नदी की आवाज सुनाई दी। नदी के किनारे सुमन और उसकी चुलबुली सहेली मीरा घड़े भर रही थी। शौर्य जैसे ही घोड़े से उतरे और पानी की ओर बढ़े, उनकी नजर सुमन पर ठिठक गई। सादी सूती साड़ी, बिखरी हुई लटें और आंखों में गजब की मासूमियत। इतनी सादगी में इतना सौंदर्य, जैसे साक्षात प्रकृति ने इसे अपने हाथों से गढ़ा हो। वे बिना पलक झपकाए सुमन को देखते रहे। सुमन को असहजता हुई। उसने मीरा की कोहनी मारी। मीरा ने धीरे से फुसफुसाया, देख सुमन, ये कीमती लिबास वाला लड़का तुझे ऐसे देख रहा है जैसे तू कोई अजूबा हो। कहीं ये पागल तो नहीं? सुमन ने हिम्मत जुटाई और अपनी कमर पर हाथ रखकर शौर्य से कहा, ओ साहब, कौन हो तुम और हमें ऐसे क्यों घूरे जा रहे हो? क्या कभी किसी लड़की को पानी भरते नहीं देखा? शौर्य मंत्र मुग्ध थे। उनके कान सुमन की आवाज सुन तो रहे थे, पर दिमाग जैसे सुन्न हो गया था। वे चुप रहे। सुमन को गुस्सा आया। अरे बोलते क्यों नहीं? मुंह में जुबान नहीं है क्या? या फिर शहर से सिर्फ आंखें लेकर आए हो, आवाज घर भूल आए? चल सुमन, ये कोई सिरफिरा लगता है, इससे मुंह लगना ठीक नहीं। शौर्य देखते रह गए और वे दोनों ओझल हो गईं। उस रात महल के मखमली बिस्तर पर शौर्य को नींद नहीं आई। देवना के ऊंचे स्वर और बनावटी बातें उनके कानों में गूंजती थी, पर सुकून सुमन की उस डांट में मिल रहा था। अगले दिन शौर्य फिर उसी जगह पहुंचे। उनके दिल की धड़कनें तेज थीं। सुमन और मीरा जैसे ही वहां पहुंची, शौर्य को पहले से खड़ा देख ठिठक गई। तुम फिर यहाँ? आज भी पत्थर बनकर खड़े रहोगे या कुछ बोलोगे भी? डरो नहीं, मैं वैसा लड़का नहीं हूं जैसा तुम समझ रही हो। कल तुम्हारी सादगी देखकर मैं निशब्द हो गया था। मेरा नाम शौर्य है। नाम तो बड़े वीरों वाला है, पर काम तो आवारागर्दी वाले लग रहे हैं। तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े। उस दिन नदी के किनारे घंटों बातें हुई। शौर्य ने अपनी पहचान छिपाए रखी। उन्होंने बस इतना बताया कि वे महल में काम करते हैं। सुमन ने अपने खेतों, अपने सपनों और अपनी गरीबी की बातें की। शौर्य को लगा जैसे वो पहली बार किसी इंसान से नहीं, बल्कि किसी रूह से मिल रहे हैं। हफ्तों बीत गए। मुलाकातें अब रोज की जरूरत बन गई थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और नदी का पानी सोने जैसा चमक रहा था, शौर्य ने सुमन का हाथ थाम लिया। सुमन, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कहो ना शौर्य, आज तुम बड़े बेचैन लग रहे हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ सुमन। क्या तुम इस साधारण से इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताओगी? क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? सुमन के पैर जैसे जमीन छोड़ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक अजनबी उसकी दुनिया का केंद्र बन जाएगा। वह अभी भी अनजान थी कि उसके सामने खड़ा शख्स इस राज्य का होने वाला राजा है। उसने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली और धीमे से कहा, शौर्य, मैं एक गरीब की बेटी हूँ और तुम भले ही साधारण दिखते हो, पर तुम्हारे संस्कार किसी ऊंचे कुल के लगते हैं। मैं तुम्हें ना नहीं कह सकती, लेकिन मेरा हाथ तुम्हें मेरे माता पिता से मांगना होगा। अगर वे मान गए तो मैं तुम्हारी हूँ। शौर्य के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। उन्हें लगा कि उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी जंग जीत ली है। इधर महल में देवदत्त और देवना
विवाह की तैयारियां कर रहे थे। देवदत्त को अपने गुप्तचरों से खबर मिली कि राजकुमार अक्सर दोपहर में गायब हो जाते हैं और सीमावर्ती गांव की ओर जाते हैं। महल की दीवारों की भी कान होते हैं और जब बात सत्ता की हो तो हवाएं भी खबरें पहुंचाती हैं। देवना को जब अपनी खास दासी से शौर्य और सुमन की मुलाकातों का पता चला तो उसके कक्ष में रखा कीमती सामान उसके क्रोध की भेंट चढ़ गया। एक मामूली गांव की लड़की जिसकी औकात मेरे पैरों की धूल के बराबर नहीं है, वो राजकुमार शौर्य के सपने देख रही है। तभी मंत्री देवदत्त ने कक्ष में प्रवेश किया। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि ठंडी योजना थी। बेटी, खिलौने तोड़ने से जंग नहीं जीती जाती। हमें उस लड़की को नहीं बल्कि राजा के कान को निशाना बनाना होगा। तो आप अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो पिताजी? जाइए और महाराज को बताइए कि उनका लाडला बेटा राज्य की प्रतिष्ठा को धूल में मिला रहा है। मंत्री देवदत्त भारी कदमों से राजा बीरेंद्र के निजी कक्ष में पहुंचा। उसने अपने चेहरे पर ऐसी चिंता ओढ़ रखी थी जैसे पूरा राज्य खतरे में हो। महाराज, अनर्थ हो गया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कुल की मर्यादा इस तरह दांव पर लगेगी। क्या हुआ देवदत्त? साफ साफ कहो। महाराज, राजकुमार शौर्य वे एक गरीब मामूली गांव की लड़की के जाल में फंस गए हैं। वो लड़की कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि अत्यंत चतुर और लालची है। उसने राजकुमार को अपने सौंदर्य के जाल में फंसा लिया है ताकि वो इस वैभवशाली महल की रानी बन सके। वो आपके सिंहासन पर नजर गड़ाए बैठी है। राजा की आंखों में खून उतर आया। क्या? शौर्य और एक दरिद्र कन्या? ये असंभव है। यही सत्य है महाराज। वो लड़की राजकुमार के पद और प्रतिष्ठा से प्रेम करती है, उनसे नहीं। अगर यह विवाह हुआ तो प्रजा में आपकी क्या थू-थू होगी? क्या एक दासी इस राज्य की महारानी बनेगी? राजा ने तुरंत शौर्य को बुलवाया। शौर्य के आते ही राजा की आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी। शौर्य, क्या ये सच है कि तुम किसी मामूली लड़की के कारण कुल की मर्यादा भूल रहे हो? पिताजी, वो मामूली नहीं है। उसका हृदय शुद्ध है और वो मुझसे प्रेम करती है, न कि मेरे ओहदे से। मैंने उसे वचन दिया है। वचन? एक राजा का वचन राज्य के प्रति होता है, किसी गूंजती हुई गलियों की छोकरी के प्रति नहीं। तुम्हारा विवाह देवना से तय हो चुका है और वही इस राज्य की कुलवधू बनेगी। क्षमा करें पिताजी, यदि मेरा विवाह सुमन से नहीं हुआ तो मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा। मेरा प्रेम कोई सौदा नहीं है। राजा बीरेंद्र ने क्रोध में अपना आपा खो दिया। तो फिर सुनो, आज से तुम इस महल के इस कक्ष में कैद हो। जब तक तुम्हारे सिर से उस लड़की का भूत नहीं उतरता, तुम सूरज की रोशनी नहीं देखोगे। सिपाहियों, राजकुमार को उनके कक्ष में बंदी बना लो। शौर्य को ले जाया गया। उनके पीछे देवदत्त की कुटिल मुस्कान और राजा का अहंकार खड़ा था। इधर सुमन रोज की तरह नदी किनारे पहुंची। सूरज ढल गया, चांद निकल आया, पर शौर्य नहीं आए। एक दिन बीता, 2 दिन बीते। सुमन का दिल बैठने लगा। तीसरे दिन जब वो इंतजार कर रही थी, तभी घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। सुमन को लगा शौर्य आए हैं, पर सामने से मंत्री देवदत्त, कुछ खूंखार सिपाही और हाथ में चाबुक लिए देवना खड़ी थी। तो यही है वो कूड़ा जिसने राजकुमार पर जादू किया है। आप कौन हैं? और शौर्य कहाँ है? देवदत्त आगे बढ़ा और कड़कती आवाज में बोला, शौर्य, तू जिसे साधारण शौर्य समझती है, वो इस राज्य के होने वाले राजा राजकुमार शौर्य है और यह उनकी होने वाली पत्नी देवना है। सुमन के पैरों तले जमीन खिसक गई।
राजकुमार? शौर्य राजकुमार हैं? सुन लड़की, अगर अपनी और अपने बूढ़े माता पिता की जान प्यारी है तो कल सूर्योदय से पहले ये राज्य छोड़कर चली जा। अगर दोबारा तूने राजकुमार के आसपास फटकने की कोशिश की तो तेरी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। वे महल में कैद हैं और जल्द ही देवना के पति बनेंगे। अपनी औकात याद रख और दफा हो जाए यहां से। क्या हुआ बेटी? किसने क्या कहा? माँ, जिसे मैं अपना संसार समझ बैठी थी वो तो ऊंचे आसमान का तारा है। शौर्य राजकुमार है माँ, और मैं बस उनके महल की एक दासी बनने के भी काबिल नहीं हूँ। उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला माँ? क्यों? सुमन का रोना बंद नहीं हो रहा था। उसकी मासूमियत को सत्ता की राजनीति ने कुचल दिया था। उसे अपनी गरीबी से कभी नफरत नहीं थी, पर आज उसे पहली बार लगा कि गरीबी कितनी बड़ी सजा है। महल की कालकोठरी जैसी कैद राजकुमार शौर्य की रूह को नहीं बांध सकती थी। उन्होंने खिड़की की सलाखों से बाहर झांका। शौर्य ने अपनी चादरों की रस्सी बनाई और अपनी चतुरता का परिचय देते हुए पहरेदारों की नजरों से बचकर महल की ऊंची दीवार लांघ ली। नदी का किनारा आज बहुत शांत था, जैसे किसी तूफान के आने का इंतजार कर रहा हो। सुमन पत्थर पर बैठी पानी में अपनी परछाई देख रही थी, जो आंसुओं की लहरों से धुंधली पड़ चुकी थी। क्यों किया ऐसा मेरे साथ शौर्य? क्योंकि मैं तुम्हें एक राजकुमार की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान की तरह जीतना चाहता था सुमन। सुमन झटके से मुड़ी। सामने शौर्य खड़े थे, धूल से सने हुए, पर आंखों में वही चमक। सुमन का दुख गुस्से में बदल गया। वह उनके पास गई और उनके सीने पर हाथ मारकर बोली, झूठ, सब झूठ था। तुम राजकुमार हो, महलों के वारिस, और मैं तुम्हारे पिता की नजर में एक कीड़ा हूँ। क्यों आए यहाँ? जाओ अपनी उस राजकुमारी देवना के पास। सुमन, पद और प्रतिष्ठा का बोझ लेकर मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता था। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ शौर्य रहना चाहता था। पर विश्वास करो, मेरा प्रेम सच्चा है। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से ठहाकों की आवाज गूंजी। मंत्री देवदत्त, उसकी बेटी देवना और एक भयानक दिखने वाला तांत्रिक वहां आ धमके। वाह, क्या दृश्य है! राजकुमार, तुम्हें लगा कि तुम इतनी आसानी से मेरे सपनों की बलि दे दोगे? पिताजी, अब बहुत हुआ। इस तांत्रिक से कहिए कि वो अपना काला जादू शुरू करे। तांत्रिक बाबा, ऐसा मंत्र मारो कि ये राजकुमार अपनी सुध बुध खो दे। ये खुद अपने हाथों से इस गांव की लड़की का गला घोट दे और भूल जाए कि ये सुमन कौन थी। इसके बाद ये सिर्फ मेरा गुलाम होगा। शौर्य ने सुमन को अपने पीछे छिपा लिया। देवदत्त, तुम्हारी इतनी हिम्मत? हिम्मत? राजकुमार, तुम जानते नहीं कि मैंने इस सिंहासन के लिए कितने साल इंतजार किया है। मैंने सोचा था देवना का विवाह तुमसे करा दूंगा, फिर धीरे से तुम्हारे बाप को रास्ते से हटाकर खुद राजा बन जाऊंगा। पर इस मामूली लड़की ने मेरे सालों के इंतजार और मेहनत पर पानी फेर दिया। मैं इस सिंहासन को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। देवदत्त तलवार लेकर सुमन की ओर बढ़ा। अब ना ये लड़की रहेगी, ना तेरा ध्यान भटकेगा। मर जा सुमन। जैसे ही देवदत्त ने तलवार हवा में लहराई, सनसनाते हुए एक तीर आया और सीधे देवदत्त की कलाई को चीरता हुआ निकल गया। तलवार हाथ से छूटकर गिर गई। देवदत्त करा उठा। उसने मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पीछे राजा बीरेंद्र अपने घुड़सवार दल और तीरंदाजों के साथ खड़े थे। उनकी आंखों में वह क्रोध था जो किसी अपराधी को भस्म कर दे। दरअसल
राजा को शौर्य के गायब होने पर शक हुआ था और वे चुपके से उसका पीछा कर रहे थे। उन्होंने देवदत्त की सारी बातें सुन ली थी। तो ये है तुम्हारी वफादारी देवदत्त? तुमने न केवल मेरे पुत्र के साथ छल किया, बल्कि मेरे राज्य और मेरी मित्रता का भी अपमान किया। महाराज, वो मेरा मतलब। खामोश! सिपाहियों, इस गद्दार मंत्री और इसकी षड्यंत्रकारी बेटी को गिरफ्तार करो। इस ढोंगी तांत्रिक को भी काल कोठरी में डाल दो, जहां इन्हें कभी रोशनी नसीब न हो। सैनिकों ने झपट कर तीनों को जंजीरों में जकड़ लिया। देवना चिल्लाती रही, पर किसी ने उसकी एक न सुनी। मैदान अब साफ था। राजा बीरेंद्र धीरे धीरे सुमन के पास आए। सुमन डर के मारे सिर झुकाए खड़ी थी। राजा ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटी, मुझे क्षमा कर दो। मैं अपनी झूठी शान में अंधा हो गया था। मैंने एक दरिद्र लड़की को देखा, पर उस पवित्र आत्मा को नहीं देख पाया जिसने मेरे बेटे को इतना साहसी बना दिया। तुम गरीब नहीं हो, तुम तो गुणों की धनी हो। शौर्य की आंखों में खुशी के आंसू थे। राजा ने शौर्य और सुमन के हाथ एक दूसरे के हाथ में दिए। घोषणा कर दो पूरे राज्य में अगले सप्ताह राजकुमार शौर्य का विवाह सुमन से होगा और वो इस राज्य की कुलवधू ही नहीं, बल्कि यहाँ की आने वाली महारानी बनेगी। पूरा राज्य रोशनी से जगमगा उठा। वह विवाह किसी सपने से कम नहीं था। महल के द्वार गरीबों के लिए खोल दिए गए। सुमन ने अपनी सादगी से न केवल महल को बल्कि पूरे राज्य के लोगों का दिल जीत लिया। देवदत्त और देवना को उनके कर्मों का फल मिला, जबकि शौर्य और सुमन की प्रेम कहानी युगों युगों तक एक मिसाल बन गई।